अपने रोजमर्रा के काम करते समय किसी का ध्यान नहीं जाता कि अचानक आसमान बारिश की जगह उन पर कचरा बरसाने लगा। कचरा गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी उसकी चपेट में आता कुचल कर मारा जाता। हालात इतने बेकाबू हो गए कि शहरों में फौरन इमरजेंसी लागू करके आर्मी तैनात कर दी जाती है। कोई नहीं जानता था यह कचरा यहाँ कैसे और कौन बरसा रहा है, लेकिन कचरा देखकर एक बात साफ थी कि यह सब समुंदर के अंदर से आ रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस के बीचों बीच अचानक टाइटैनिक प्रकट हो जाता है, जो आज से 115 साल पहले डूबा था और उसे अब तक कोई निकाल नहीं पाया। इतना कम नहीं था कि बहामास आइलैंड पर अचानक ऐसा समुद्री जीव बाहर निकल आया जिसे आज से पहले इंसानों ने कभी नहीं देखा था। आर्मी ने इसे तुरंत ही नोटिस कर लिया, जिस कारण वहां फौरन जनरल ऑस्टिन को बुलाया जाता है। जनरल उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह क्रीचर उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, मैं इंसानों के लिए हमारी रानी का दिया हुआ आदेश लेकर आया हूं। आज से ठीक 3 दिन बाद हमारी रानी आपसे मिलने आएगी। वक्त और जगह भी हम बताएंगे। अब तुम इंसानों का इस धरती पर वक्त खत्म होता है। जवाब में जनरल कहते हैं, तुम हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते। क्रीचर ने कहा, आज की तबाही देखकर तुम लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमारा एहसान मानो, हम सिर्फ धमकी दे रहे हैं। क्रीचर ने अपनी बात को पूरा किया और अगले ही पल उसके पीछे से इसी तरह के सैकड़ों क्रीचर पानी से बाहर आ जाते हैं। और यह सब यहीं नहीं रुकता, बल्कि दुनिया के हर एक कोने में समुंदर में से इसी तरह के जीव बाहर आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंसानों की दुनिया को देख रहे थे कि इंसानों ने थोड़े ही वक्त में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली। लेकिन अब इस तरक्की का कोई फायदा नहीं होने वाला था। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया इन जीवों को अपनी आंखों से देख लेती है। और जैसा कि इस क्रीचर ने बताया था, तो इंसान बिना वक्त गंवाए पूरी वर्ल्ड की एक प्रोटेक्शन कमेटी बनाते हैं। जैसे ही क्रीचर का दिया हुआ वक्त खत्म हुआ तो सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती है कि आगे इंसानों का फ्यूचर कैसा होगा। कुछ ही देर बाद दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इस जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर पहली मर्तबा समुंदर की रानी इंसानों से मिलने आएगी। तभी हेडक्वार्टर्स में हमें केट नाम की एक औरत दिखाई जाती है, जो इस प्रोटेक्शन कमेटी की हेड बनाई गई थी। वह सबको शांत हो जाने का कहती है, लेकिन इतने में ही वहां समुंदर में से कुछ जीव उनकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। सिग्नल्स मिलते ही वहां पर मौजूद हर एक आदमी और औरत का दिल धक धक करने लगता है। देखते ही देखते उनके सामने क्रीचर्स अपनी रानी को पानी से बाहर ले आते हैं। बाहर आते ही प्रोटेक्शन कमेटी का एम्बेसडर पूरी इंसानियत की तरफ से क्रीचर्स की रानी से बात करने लगता है। वह जो कुछ भी बोलता वह पहले से डिसाइड किया गया था, लेकिन रानी उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही उसे दूर हो जाने का कहती है। रानी ने कहा, हम स्टीव नाम के आदमी से बात करेंगे। यह सुनकर वहां पर मौजूद हर एक आदमी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि स्टीव एक मामूली सा CIA एजेंट था जिसे नेगोशिएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। क्रीचर्स की रानी ने कहा, मेरा नाम है सराबी और मैं अगर बातचीत करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ स्टीव से। इतना कहकर वह वापस चली जाती है। केट तुरंत ही स्टीव और उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की कस्टडी में ले लेती है। केट को लगा शायद स्टीव इन जीवों से मिला हुआ है। स्टीव ने कहा, मैं भी आप ही की तरह इन जीवों को पहली मर्तबा देख रहा हूं। दुनिया में हर तरफ यह न्यूज फैली हुई थी कि आखिर सराबी ने स्टीव को ही क्यों चुना। केट स्टीव को लेकर एक सीक्रेट रूम में आ जाती है, जहां से आगे सबकी नजरों से छुपते छुपाते हुए स्टीव को सराबी के पास ले जाया गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई मीडिया वाले और बाकी के लोग मौजूद नहीं थे। स्टीव सराबी को कहता है, मैडम आपसे गलती हो गई है, मैं तो एक मामूली सा एजेंट हूं। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो पूरी इंसानियत मुझे ही कोसेगी। लेकिन सराबी कहती है, मैं इंसान का दिमाग पढ़ सकती हूं और मैंने तुम में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई देखी। यह सुनकर वहां पर मौजूद केट और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सराबी में बेशुमार पावर्स थीं। स्टीव ने कहा, अगर तुम मेरा दिमाग पढ़ सकती हो तो हमारी बात करने का कोई फायदा नहीं। इतना कहकर सराबी वहां से चली जाती है। हमने देखा स्टीव को, जो अपने घर आया था, उसकी बीवी और उसकी बेटी स्टीव को सब सच सच बताने का कहते हैं। लेकिन स्टीव ने कहा, मैंने भी आप लोगों की तरह इन जीवों को आज से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझ पर शक न करो। फिर वह सीन भी कट हो गया और हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहां एक मर्तबा फिर से सभी लोगों के सामने सराबी इंसानों से बात करने वाली है।
केट ने स्टीव को समझाया, तुम वही कुछ बोलोगे जो तुम्हारी स्क्रीन पर चलेगा, अपने से कुछ भी मत बोलना, वरना पूरी इंसानियत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। स्टीव बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन अब उसे किसी तरह करके सराबी का सामना करना ही होगा। इंसानों को अब पहले से ज्यादा डर लगने लगा था। तभी वहां पर सराबी आ जाती है। सराबी ने कहा, मैं चाहती हूं कि समुंदर में से एक गिलास पानी लाया जाए। बस इतना ही था कि केट के कहने पर कमांडोज समुंदर में से पानी का एक गिलास ले आते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया थी। स्टीव ने जैसे ही वह पानी का गिलास पकड़ा तो सराबी कहती है, चलो अब चुपचाप इसे पी लो। वह पानी का गिलास जर्म्स से भरा हुआ था, जिसे पीकर इंसान की मौत भी हो सकती है। केट ने स्टीव को कहा, जल्दबाजी या इंसानियत को बचाने के चक्कर में पानी को बिल्कुल भी मत पीना। हालात का जायजा लेने के बाद स्टीव सराबी को कहते हैं, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपका दर्द समझता हूं। सराबी कहती है, तुम बिल्कुल भी हमारा दर्द नहीं समझ सकते। तुम लोगों ने साफ पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ही घटिया बना दिया। तुम इंसान जहां भी जाते हो सब चीजें खराब और गंदी कर देते हो। इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ 50 दिन हैं। पूरे समुंदर के पानी को फिर से पहले जैसा कर दो। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि 50 सालों में भी समुंदर के पानी को पहले जैसा नहीं किया जा सकता। इसलिए केट स्टीव को कहती है, 50 दिन बहुत कम है, इससे 100 साल मांग लो। स्टीव बिल्कुल ऐसा ही कहता है। ये सुनकर सराबी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। सराबी ने कहा, मैं चाहूं तो सिर्फ 5 घंटों में इस पानी को पहले जैसा कर सकती हूं, लेकिन इसमें तुम इंसानों का नाम और निशान मिट जाएगा। मगर हम बेरहम बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए या तो तुम पानी को फिर से पहले जैसा कर दो, नहीं तो हम पृथ्वी का सारा पानी इंसानों से दूर कर देंगे। तुम्हारा कोई भी समुद्री जहाज पानी में नहीं चलेगा, कोई भी ऊपर जाने वाला जहाज पानी के ऊपर से होकर नहीं जाएगा, और न ही कोई सबमरीन पानी के अंदर आएगी। यह सुनकर केट, दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स और हर इंसान हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इंसानों का इंपोर्ट बिल्कुल रुक जाएगा, जैसे इंसान भूखे ही मर जाएंगे। वहां पर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद थे, जिनका सारा का सारा कारोबार समुंदर से ही होता था। इसलिए उनमें से एक बिजनेसमैन सराबी पर भड़क जाते हैं। वह सराबी की ओर गुस्से से आने लगा। इतने में सराबी अपने आप को फीमेल से मेल में बदल लेती है। ये देखकर सभी लोग जहां भी थे वहीं पर चुपचाप बैठ गए। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि सराबी आखिर क्या कुछ कर सकती है। सराबी ने कहा, यह थी आपको दी गई पहली पेशकश, अब दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम खुद ही हवा में पानी को छोड़ देंगे, जिससे आप सभी लोग दम घुटने की वजह से मारे जाओगे। यह सुनकर स्टीव तुरंत ही पीछा हटता है और सबको अपनी अपनी जगह पर बैठ जाने का कहता है। इंसानों को अब साफ साफ अपनी हार नजर आ रही थी, और तभी सराबी एक मर्तबा फिर से फीमेल में वापस बदल जाती है। स्टीव ने कहा, हम जितनी जल्दी हो सके पानी को उतनी ही जल्दी साफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सराबी ने कहा, तुम अब भी समझते हो कि बाजी 1% भी तुम्हारे हाथ में है तो तुम गलत हो। सराबी के एक इशारे पर कंट्रोल रूम में जहां केट खड़ी थी, हर एक एलईडी पर अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा हिस्सा शो होने लगता है। सराबी ने कहा, मैंने लोकेशन तुम्हें भेज दी है। इस गहरे हिस्से में अगली बार ठीक 3 दिनों बाद हम तुमसे मिलेंगे। अब यह तुम्हारा सरदर्द है कि तुम पानी के इतने गहरे हिस्से में, जहां आज से पहले इंसान कभी नहीं आए, वहां पर कैसे आते हो। इतना कहकर वह एक मर्तबा फिर से वापस चली जाती है। इंसानों के लिए हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे, लेकिन न चाहते हुए भी उन सबको सराबी की बात माननी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए इंसानों ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर दुनिया की सबसे मजबूत सबमरीन बनाई। स्टीव और बाकी सभी क्रू के जो लोग सबमरीन में बैठकर नीचे जाएंगे, उन्हें पानी में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है, इसीलिए उन सबको धैर्य रखना होगा। सभी लोगों को मीटिंग रूम के अंदर बुलाकर अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करने का कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद वे वापस ना आए। यह चीज उन सबके डर में और भी ज्यादा इजाफा कर रही थी। फिर केट के कहने पर वह समय आ गया जब स्टीव और बाकी के क्रू को सबमरीन से होकर नीचे जाना था। स्टीव अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है, जहां स्टीव की बीवी अभी भी उस पर गुस्सा कर रही थी और स्टीव की बेटी अपने पापा से नाराज थी, क्योंकि नीचे जाना मौत को दावत देने से कम नहीं था। लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए स्टीव को ऐसा करना पड़ेगा। फिर स्टीव सबको अलविदा बोलकर सबमरीन में बैठता है और सबके साथ नीचे जाने लगता है। सबमरीन में कुल 6 लोग थे और छहों के छहों अपनी अपनी फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें केबल के जरिए नीचे उतारा गया।
नीचे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सबमरीन के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता था, इसलिए उन सब का पहला और आखिरी सहारा रेडियो था। नीचे जाते जाते उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन स्टीव बात बात पर सबको हौसला देता है। यहाँ हम देखते हैं केट को, जो प्रेसिडेंट के सामने खड़ी थी। प्रेसिडेंट ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें उनकी पानी वाली शर्त नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने समुद्री जहाज और ट्रांसपोर्ट को रोक देंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो जाएगी, जिससे हम ज्यादा देर तक ताकतवर नहीं रहेंगे। लेकिन केट उन्हें समझाती है कि अब ताकत सिर्फ और सिर्फ शराबी के हाथों में है। वह चाहे तो हम सबको गुलाम बना सकती है और चाहे तो इंसानियत का नाम और निशान तक मिटा सकती है। लेकिन वहां पर बैठे हुए कुछ करप्ट लीडर्स पैसों के पुजारी थे और वे किसी भी हालत में ट्रांसपोर्ट को रोकना नहीं चाहते थे। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं जनरल ऑस्टिन और बाकी सभी क्रू को, जो आहिस्ता आहिस्ता करके समुंदर के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए थे। वे जैसे ही नीचे जाते गए, जनरल ने कहा, यह सब बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए धैर्य रखो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सबमरीन को एक बहुत जोर का झटका लगा, जिस कारण से सबमरीन का गवर्नमेंट और प्रोटेक्शन कमेटी से कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है। सबमरीन के अंदर बैकअप जनरेटर्स चालू हो गए थे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि सबमरीन अब नीचे जमीन पर जा लगी है। इसलिए बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद सबसे पहले जनरल ऑस्टिन जैसे ही बाहर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सबमरीन का दरवाजा अब अंदर की तरफ टूटने की बजाय बाहर की तरफ टूट गया है। और हैरानी की बात थी कि सबमरीन में पानी नहीं घुस रहा था, इसलिए वे सब आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकल आते हैं। वहां पर पानी की जगह नॉर्मल हवा मौजूद थी। वे कुछ सोच समझ पाते, इतने में वहां पर शराबी आ जाती है। शराबी ने उन सबको अपने पीछे चलने का बोला। शराबी ने कहा, तुम हेलमेट उतार सकते हो और अपनी ऑक्सीजन को बचा सकते हो। लेकिन सब लोग ऐसा करने से डर रहे थे, इसलिए वह स्टीव के पास आई और उसके दिमाग को पढ़ने के बाद तुरंत ही स्टीव का हेलमेट उतार देती है, क्योंकि स्टीव शराबी पर भरोसा करता था, जिस कारण से स्टीव ने शराबी को नहीं रोका। हैरानी की बात थी कि इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी स्टीव आसानी से सांस ले पा रहा था। स्टीव की हालत देखकर सबने ही जनरल ऑस्टिन के आदेश पर अपने अपने हेलमेट उतार दिए। फिर वे सभी शराबी के पीछे चलने लगते हैं। शराबी उन सबको कहती है कि हम लोग यहाँ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन बाहर की वे मछलियां जो बेचारी हमारी तरह पानी को फिल्टर करके सांस नहीं ले सकती, वे हर रोज सैकड़ों की तादाद में मारी जा रही हैं। इसलिए न चाहते हुए भी हमें इंसानियत पर दबाव डालना पड़ा। बातों ही बातों में पता नहीं चलता कि कब शराबी के आदेश पर पीछे से रास्ता बदल जाता है, जिस कारण से एक जगह पर शराबी और स्टीव अलग ही चैम्बर में आ जाते हैं। स्टीव ने कहा, तुम्हारा हमें यहाँ पर लाने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। जवाब में शराबी ने कहा, जैसे तुम्हारा दिल नरम है, मेरा दिल भी उसी तरह नरम है। मैं नहीं चाहती कि इंसानियत को हमसे कोई खतरा हो। लेकिन बातों ही बातों में स्टीव ने कहा, क्या मैं टच कर सकता हूँ? शराबी ने स्टीव को ऐसा करने की परमिशन दे दी। स्टीव ने कहा, तो तुम हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम चाहती हो कि हमें कोई नुकसान न पहुंचे, तो प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन शराबी ने कहा, वक़्त आने पर मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी शराबी एक मर्तबा फिर से रास्तों को पहले जैसा कर देती है और सब लोग फिर से एक हो गए। शराबी ने उन्हें अपने पीछे चलने का कहा। चलते चलते वह उन्हें एक जगह पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां शराबी के सिपाही उन सब इंसानों को बहुत गुस्से से देख रहे थे। शराबी ने कहा, ये सिपाही तो कुछ भी नहीं, हमारी तादाद तुम्हारी सोच से भी परे है। शराबी कहती है, आज के बाद कोई इंसानों को बुरी नजर से नहीं देखेगा। इनका दिल भी हमारी तरह नरम है और इन्हें नहीं पता था कि यह हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। शराबी कुछ और कह पाती, उससे पहले ही हम देखते हैं स्टीव के क्रू में मौजूद एक साइंटिस्ट को, जो और किसी ने नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ने ही भेजा था। उनका मकसद था कि वह शराबी के पास जाए और उसे बम से उड़ा दे। वह जैसे ही शराबी के पास आया तो स्टीव ने उसकी चाल को फौरन समझ लिया। स्टीव उस पर कूद पड़ता है, जिस कारण से वह बम नीचे गिर जाता है। लेकिन वह बम इतना शक्तिशाली था कि वहां पर मौजूद हर एक चीज के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। जिस पिंजरे ने उन सबको बाहर के पानी से बचा रखा था, वह पिंजरा टूट जाता है और पानी बहुत प्रेशर के साथ अंदर आने लगा। अब न चाहते हुए भी शराबी स्टीव के अलावा और किसी को बचा नहीं पाती और वह स्टीव को लेकर तुरंत ही समुंदर के ऊपर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं केट के घर का सीन, जहां वह अपने पति के साथ दुनिया में होने वाले हालात को डिस्कस कर रही थी कि तभी उन पर स्नाइपर से कोई गोलियां चला देता है। हो न हो
ये काम प्रेसिडेंट का ही था, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके पैसे और इकोनॉमी के बीच कोई भी आए। खुशकिस्मती से केट तो बच जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड मारा गया। यहाँ हम देखते हैं सराबी को, जो स्टीव को लेकर समुंदर के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन बाकी के क्रू मेंबर्स नीचे पानी के प्रेशर से ही मारे गए। यह चीज स्टीव को बहुत ज्यादा दुख देती है। स्टीव बार बार प्रोटेक्शन कमेटी से माफी मांगता है। इतने में वहां पर केट भी आ जाती है, जो अपने पति को दफनाए बिना ही स्टीव को हौसला रखने का कहती है। स्टीव ने कहा, हमारे क्रू में एक गद्दार था, वह सराबी को मारना चाहता था, उसी ने ही सारा काम बर्बाद कर दिया। अब हो सकता है कि इंसानियत खत्म हो जाए, लेकिन याद रहे, मैंने मरते दम तक इंसानियत को बचाने की पूरी कोशिश की। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं एक कार्गो हेलीकॉप्टर को, जो पिंजरे को उठाकर ट्रक में लोड करता है और उस ट्रक को सीधा प्रोटेक्शन कमेटी के हेड ऑफिस ले जाया जाने वाला था, ताकि गवर्नमेंट वाले अपने लोगों की मौत के बारे में सराबी से बातचीत कर पाए। तभी वहां पर एंट्री होती है स्टीव की, जो सबसे छुपता छुपाता हुआ ट्रक पर चढ़ा। उसने फौरन ट्रक को स्टार्ट किया और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की तो सारे कमांडोज उसका रास्ता रोक लेते हैं। वहां पर सार्जेंट हीना भी मौजूद थी, जो स्टीव को कहती है, तुम्हारा यहां से आगे जाना नामुमकिन है। स्टीव ने कहा, तुम्हें किसने बोला कि मैं आगे जा रहा हूं? इतना कहकर स्टीव ने बैक गियर लगाया और ट्रक को पीछे पूरी जोर से ले जाने लगा, लेकिन समुंदर के किनारे पर जाकर उसने ट्रक पर ब्रेक लगा दी, जिससे सराबी के पिंजरे को झटका लगने की वजह से पानी में गिर जाता है और फौरन से सराबी पानी के अंदर फरी हो गई। तभी स्टीव ने ट्रक से नीचे उतरकर पानी में छलांग लगा दी और सराबी ने स्टीव को पकड़कर उसकी जान बचा ली। स्टीव का यह कारनामा पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। स्टीव के खिलाफ बोलने वाले लोग सबको बताते हैं कि यह सब सोची समझी साजिश है। सराबी ने स्टीव को किसी वजह से ही चुना था। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं केट को, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। केट की असिस्टेंट केट को बोलती है कि आपको अपने हस्बैंड को दफना देना चाहिए, लेकिन केट ने कहा, अगर हम फेल हो गए तो पूरी इंसानियत को दफनाना पड़ेगा। जैसे ही वह अपने ऑफिस से बाहर जा रही थी कि तभी वहां पर अलार्म बजने लगते हैं, इसलिए इमरजेंसी में सब लोगों को बिल्डिंग में बुलाया जाता है। अब जैसा कि स्टीव तो वहां पर था नहीं, इसलिए केट खुद ब खुद एम्बेसडर बनकर सामने आती है। सामने इस मर्तबा सराबी नहीं, बल्कि एरिगोस नाम का एक नया राजा था, जो सराबी के जाने के बाद इन जीवों ने चुना है। एरिगोस कहता है, सराबी एक गद्दार थी और जैसे ही वह हमें मिल जाएगी तो हम उसे बहुत दर्दनाक मौत देंगे। वह तुम लोगों का भला करना चाहती थी, लेकिन उसने आखिरकार हमारे लोगों को ही जान से मार दिया। लेकिन मैं सराबी जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तुम लोगों को मौका तक नहीं देने वाला। इतना कहकर एरिगोस ने अपनी छड़ी को जैसे ही जमीन पर मारा तो उसकी छड़ी 3 सेकंड में ही जंग लगने के कारण कमजोर हो जाती है। एरिगोस कहता है, अगर तुम अपने खिलौनों को यानी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हम पर आजमाना चाहते हो तो हम 1 सेकंड में उन सबको जंग लगा देंगे, जिस कारण से वे बेकार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हम चाहें तो धरती पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को ही खत्म कर दें और सारी ऑक्सीजन पानी में आ जाएगी, जिस कारण से तुम 3 मिनट में इंसानियत का अंत देख लोगे। इसलिए अगर सराबी मुझे सुन रही है तो खुद ब खुद ही अपने आप को हमारे हवाले कर दें, ताकि उसकी मौत आसान हो जाए। केट कुछ कह पाती उससे पहले ही एरिगोस वहां से चला जाता है और इतनी भयानक धमकी सुन लेने के बाद सब लोग एरिगोस और इन जीवों से बेइंतहा डरने लगे। पूरा शहर उन्हें ढूंढ रहा था। तब सॉल्ट और बार्कले एक गुमनाम वेयरहाउस में छुपे हुए थे। सॉल्ट अपनी आजादी की खुशी मना रही थी। बार्कले से बात करते हुए उसने पूछा कि तुमने अपनी जान रिस्क में क्यों डाली। तभी अचानक दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। सच यह था कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन अभी भी बार्कले को सॉल्ट की चिंता हो रही थी। उसने कहा कि तुम्हें वापस समुंदर में चले जाना चाहिए, लेकिन सॉल्ट जानती थी कि अगर वह गई तो उसी की प्रजाति के लोग उसे गद्दार कहकर मार देंगे। यह सब सुनने के बाद बार्कले इस नतीजे पर आया कि उन्हें शहर छोड़ना होगा। उसने अपने पार्टनर की मदद ली और एक जवान लड़के का मोबाइल फोन चुरा लिया, ताकि वह बारबरा यानी अपनी एक्स वाइफ से बात कर सके, क्योंकि अब शायद वही है जो उनकी मदद कर सकती है। लेकिन बार्कले की मदद करने की बजाय बारबरा ने कॉल को गवर्नमेंट एजेंट्स के साथ शेयर कर दिया और उन दोनों को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया, ताकि बार्कले को पकड़ा जा सके। जब बार्कले ने देखा कि बारबरा गाड़ी पैक कर रही है तो वह सॉल्ट के साथ ब्रिज की तरफ भागा और वहां पर दोनों को घेर लिया गया। इसी वक्त केट की टीम के एक आदमी ने बताया कि वह वीडियो निकली है
जिसमें सॉल्ट ने इंसानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। ये सुनते ही केट ने अपने फौजियों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन जनरल गिन्सबर्ग जिद करने लगा कि इस औरत को रोको। जैसे ही केट को समझ आया कि जनरल जरूरत पड़ने पर सॉल्ट को मार भी सकता है, तो उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि जल्दी से अपना टारगेट बदलो और ब्रिटिश फौजियों पर बंदूक तान दो। जब दोनों फौज आपस में भिड़ने वाली थीं, तभी अचानक से सॉल्ट ने बहुत तेज चीख मारी और फिर नदी में कूद गई। उस रात होमो एक्वा एक ऐसी आवाज निकालने लगी जो समुंदर के पास वाले शहरों के सारे कुत्तों को बीच तक ले आई, और फिर उन्होंने फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन जब जानवरों के बारे में पूछा गया तो डायड ने कहा कि उन्हें तो हम खा गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान समुंदर की मछलियों को खाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद साइंटिस्टों को पता चला कि होमो एक्वा असल में ग्लेशियर्स को पिघला रहे हैं। अगर कुछ बदला नहीं तो अंटार्कटिका हर साल 300 बिलियन टन बर्फ खो देगा। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही समय में समुंदर का लेवल 1600 फीट बढ़ जाएगा और लगभग सभी इंसान डूब जाएंगे। अब जॉनथन टाइड से बात करके इंसानियत को बचाने के रास्ते के बारे में बातचीत करने लगा। इस पर फिशरमैन ने कहा कि इंसानों के पास सिर्फ 5 साल हैं प्लैनेट को पूरी तरह ठीक करने के लिए। अगर इतने समय में नुकसान ठीक नहीं हुआ तो पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म कर दिया जाएगा। तुम लोग मतलब इस प्लैनेट पर जीने के लायक ही नहीं हो। उधर अथॉरिटीज ये फैसला कर रही थीं कि बार्कले का क्या किया जाए, और उसे एक होटल रूम के अंदर निगरानी में रखा गया। उसके शरीर में इंजेक्शन दिया और उसके फिंगरप्रिंट ले लिए ताकि बाद में उसे गलत इल्जाम के तहत फंसाया जा सके। साइंटिस्टों के जाते ही बार्कले होश में आया और चुपके से बीच की तरफ गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद सॉल्ट मिल जाए। सूरज उगने के बाद फिशवुमन सामने आई और बार्कले भागकर उसके पास गया। यह जानकर वह खतश था कि वह जिंदा है। उसके साथ भागने की बजाय सॉल्ट ने उसे कहा कि टाइड के साथ नया एग्रीमेंट मांगो, वरना उसके लोग पूरी इंसानी प्रजाति को बर्बाद कर देंगे। इतना कहकर सॉल्ट ने जाने की बात की। जाने से पहले उसने बार्कले को किस किया और समुंदर में वापस चली गई। बार्कले तुरंत गेट और उसकी टीम के पास गया ताकि टाइड को मैसेज भेजा जा सके, लेकिन अफसोस कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद दुनिया भर के कोस्ट पर लाखों की तादाद में होमो एक्वा की लाशें मिली। टेस्ट करने पर पता चला कि वे लोग एक बीमारी से इन्फेक्ट हो गए थे, जिससे पानी में सांस लेने वाले उनके गिल्स बंद हो गए और वे डूबकर मर गए। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ होमो एक्वा पर असर हुआ था, बाकी सारे समुद्री जीव बिल्कुल ठीक हैं। यह सुनकर केट इस नतीजे पर पहुंची कि शायद यह इंसानों का बनाया हुआ कोई वायरस है, और उसे अफसोस हुआ कि वह पहले समझ नहीं पाई। उस दिन केट की टीम को समुंदर की गहराई से मदद का सिग्नल मिला और अब बार्कले को दोबारा से मीटिंग के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसे पता चला कि उससे बातचीत करने के लिए सॉल्ट आ रही है, तो वह खुशी के मारे रो पड़ा और बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया। उसे गले लगाने से लड़ाई के खत्म होने की अनाउंसमेंट की गई। सॉल्ट ने बताया कि हमारी सिर्फ 10% पॉपुलेशन बची है। उसने कहा कि जिन भी लोगों ने यह कायरता भरा हमला किया है, उन्हें पानी खुद सजा देगा। दोनों स्पीशीज के बीच में दोबारा रिश्ते बनाने के लिए केट ने अपना दिमाग लगाया और एक खास जगह को चुना। उसने उन्हें बताया कि आप सब यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे गहरा समुंदर है, न तो वहाँ पर इंसानों की फैलाई हुई गंदगी है और न ही कोई और चीज। जाने से पहले सॉल्ट ने अपने दोस्त का दुख भरा अंत दिखाया। उसने बताया कि हमारे लोग लड़ाई इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो अब बचे हैं वे इंसानों की बुराई से बहुत डर चुके हैं। हम इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इंसानों की तरह चालाकी करना हमारी फितरत में नहीं है। फिर होमो एक्वा के जाते ही ग्रेट हॉल के ग्लास पैनल जो पानी को बाहर रखते हैं, उनमें दरारें आनी शुरू हो गईं। सब लोग घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बार्कले शांत रहकर अपने अंत का इंतजार करता रहा, लेकिन हीना ने उसे बचा लिया। उस दिन केट को बार्कले के मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट मिले और पता चला कि उसका डीएनए बदल चुका है। अब उसके जीन्स होमो एक्वा जैसे हो चुके हैं। यह जानकर केट ने फैसला किया कि उसे समुंदर ले जाया जाए ताकि वह सॉल्ट से दोबारा मिल सके। सॉल्ट को किस करने के बाद बार्कले के अचानक से गिल्स निकल आए, जिससे वह पानी के अंदर भी सांस ले सकता था। अब उसके पास अपनी किस्मत चुनने का मौका है और उसने फैसला किया कि वह सॉल्ट के साथ समुंदर में ही रहेगा। और इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।